प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ रंजित त्रिपाठी जी, अवनीश प्रेम शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। दर्शकों, आज की जो चर्चा है, थोड़ा सा अब क्या कहा जाए, किस प्रकार के जघन्य अपराध होते हैं देश में क्या कुछ ऐसे प्रदेशों में जहां पर लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, पर एक समय आता है जब पानी जो है सर से ऊपर चला, नाक के ऊपर चला जाता है और वहां की जनता भी सड़क पर उतर आती है कि अति हो चुकी है। बंगाल में अभी कुछ महीने पहले सबने देखा संदेशखाली में क्या हो रहा था महिलाओं के साथ, पर अब वह चीज कलकत्ता तक भी पहुंच गई और कलकत्ता में हो ही रहा था लेकिन इतना जघन्य है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ जो घृणित हुआ उसको हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। गैंगरेप हुआ इस तरीके से। और उसके बाद कल रात में हमने देखा कि ममता बनर्जी ने जैसे ही सीबीआई को जांच सौंपी, प्रेशर में आकर टीएमसी के, और पता नहीं मतलब डॉक्टर्स धरना दे रहे थे, जनता उनका साथ दे रही थी, वहां पे गुंडे मावली पहुंच के उन्होंने उस धरना प्रदर्शन स्थल को तोड़ा और साथ में उस जो जगह जहां गैंगरेप हुआ था उस पूरे कमरे को तोड़ फोड़ करके ध्वस्त कर दिया। मतलब सबूत नाम की कोई चीज नहीं, फॉरेंसिक्स नाम का कोई चीज नहीं, विशुद्ध रूप से आरोपियों को बचाने की कवायद, और वो भी इतने बड़े जनता के माध्यम से। रंजय भाई, आप अभी कुछ दिन वहां रहकर आ रहे हैं कलकत्ता और आसपास में, तो आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें, उस घटना के बारे में थोड़ी जानकारियां शेयर करें जो आपके पास फर्स्ट हैंड है। जी जी, मैं अभी उधर ही 3 दिन रह करके आ रहा हूँ और जो वहां पे मामला चल रहा है उस मामले से न सिर्फ पूरे कलकत्ता बल्कि पश्चिम बंगाल के और भी कई इलाके में बहुत रोष है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल की एक नियति बन चुकी है कि घटनाएं और मर्डर, हत्या, रेप ये अनवरत जो है 1960 के मिड के दशक से अभी तक होता रहा है। क्योंकि आज अब मीडिया का जमाना है, ओपन हो रहा है सब चीज, तो लोगों को हर चीज पता लग रही है। अब आज आप अगर हम देखेंगे तो जो मैंने कलकत्ता में जो लोगों के बीच में जाके के जो ऑब्जर्व किया और जो किया, उससे जो मुझे फीडबैक मिला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कोई बोल रहा हूँ, जो मैं वहां पे मैंने प्रबुद्ध जनों से लेकर के जो पढ़ा लिखा ग्रुप है, जो कि टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर और फैकल्टी लेवल के लोग हैं, प्लस जो आपके टैक्सी का ड्राइवर है, आप बस में लोकल यात्रा करते हैं, बस में जो लोग बात कर रहे हैं, ईश्वर की दया से मैं काफी हद तक बांग्ला भाषा में समझ जाता हूँ। फिर उसके बाद में चाय की दुकानों पे और यहाँ पे जो आप डिस्कशन करते हुए लोगों को सुनते हैं, उससे आपको एक समझ में आता है कि लोगों का विचार क्या है। सबसे पहली चीज तो जो अपराध हुआ, जो जघन्य कांड हुआ, जो चीज डॉक्टर के साथ में हुआ, उसमें जिस अपराधी को पकड़ा गया है, उस अपराधी का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो एक, जैसे होता है ना किसी जमाने में एक लोकल एरिया में जो है एक किसी व्यक्ति को पकड़ करके उसको एक एसपीओ बना दिया करते थे हम लोगों के, जब हम लोग दिल्ली और यहाँ पे रहते थे तो उसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। एक सिविक बॉडी होती है जो कि पेरोल पे नहीं होती, लेकिन वो एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करती है। तो ये वैसा काम करता था, ये उसी इलाके में रहता था। और इस आदमी को जिसको पकड़ा गया है, इसकी एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसकी ऑलरेडी 3 शादियां भी हो चुकी थी, जिसमें 2 जो महिलाएं हैं, 2 इसको छोड़ के चली गई थी, ये मारपीट करता था। तीसरी को जो है वो मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। और ये आदमी जो है आपराधिक और खास करके जो है विमेन रिलेटेड अपराध में बहुत समय से लिप्त था। अब पश्चिम बंगाल का एक रोचक तथ्य ये है कि आप चाहे कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, कोई भी, चाहे वो सिविक बॉडी में होता हो या चाहे वो नॉन पेरोल पे होता हो, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, जब तक कि वो एक तृणमूल विचारधारा का या तृणमूल समर्थक हो, वो नहीं हो सकता। तृणमूल के ही लोग इनसी जगहों पे बिठाए जाते हैं। जब से ये पहले कम्युनिस्ट अपने आदमी बिठाते थे, अब वही कल्चर तृणमूल कांग्रेस में वही उन लोगों को बिठाया जाता है। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से तृणमूल से एफिलिएटेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने पूरे लोगों से बात करते हुए, लोगों को फीड देते हुए सुना है। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, उस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पुष्टि है कि ये अकेला उस अपराध में शामिल नहीं था। इट कुड बी है गैंग रेप कह सकते हो, मतलब जो डॉक्टर्स का मानना है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो रिपोर्ट जो कहती है वो बताती है। इसमें इसके अलावा भी और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो
अब आप देखिए कि पहले इस अपराध को करने के बाद में किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया रहा है, वहां की पुलिस का क्या रवैया रहा है, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, हॉस्पिटल का पड़ा, वहां के लोगों का पड़ा, पूरे देश भर से पड़ा, तो ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच देने के लिए इमीडिएट नहीं दिया है। सीबीआई जांच अभी जो आदेश हुआ जो वो हाईकोर्ट से हुआ है, ना कि ममता बनर्जी सरकार से अभी तक सीबीआई जांच की किसी तरह की नहीं गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये बोला है अपने पुलिस को कि आप ठीक से इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो 18 तारीख को मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको रिकमेंड करूंगी। आज 15 तारीख है, अभी भी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से 3 दिन का समय है, और ये निश्चित तौर पे ये समय दिया जा रहा है कि आप कितना हद तक यहाँ के सबूतों को गायब किया जा सकता है। जी अवनीश भाई, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई ने इस पूरी जांच का टेक ओवर कर लिया है। जी, सीबीआई ने टेक ओवर किया है, लेकिन अभी राज्य सरकार का जो एक ऑफिशियल जो होता है कि राज्य सरकार रिकमेंड करती है जो सीबीआई, वो अभी तक नहीं, उसको वो 18 तारीख को ममता बनर्जी उस पर डिसीजन लेंगी जो सरकार में जाए। अभी जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है वो हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। पहली चीज, जब ये होता है, अभी सीबीआई की टीम कल ही पहुंची है वहां पे कलकत्ता में अभी उन्होंने ढंग से मेरे ख्याल से काम लिया नहीं, काम चालू भी नहीं किया होगा। कुछ जो है उन्होंने अभी किस तरह से काम चालू करना है उस पर भी बात करी। तब तक जो है कल रात को ये हुड़दंग मचाया गया। हुड़दंग मचाने के लिए बाकायदा ट्रकों में भर करके लोगों को लाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में अचानक से कुछ घुसे हैं। अब बड़े बाकायदा लोग पकड़ करके 3 या 4 ट्रक में लोगों को लाया गया है, और उसके बाद उन्होंने इंस्टिगेट किया है, और लोग भी पता नहीं कहां से उसमें जुड़े हैं, और फिर उसके बाद में ये वायलेंस चालू हुआ है। और ये वायलेंस जो चालू हुआ है, उन्होंने किस पार्ट को निशाना बनाया है? सीसीटीवी कैमरास को निशाना बनाया है, सर्वर रूम को निशाना बनाया है, और सर्वर रूम को उन्होंने ध्वस्त किया है, जिससे कि जो सीसीटीवी फुटेज से जो भी चीजें मिले या कोई भी रिकॉर्डिंग मिले, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत मिले, वो उस चीजों को नष्ट किया जा चुका है। ये मेरी इस आज घटना के बाद में मेरी आज भी 1-2 लोगों से कलकत्ता में फ्रेंड से बात हुई है। उन्होंने बोला उनका साफ मानना है कि ये जो मामला हुआ है, ये जो वायलेंस शुरू हुआ है, ये वायलेंस ये प्रायोजित किया गया है, जिससे कि कुछ लोगों को और बचाने का इसमें काम किया जाए। तो ये पश्चिम बंगाल की जो नियति है, पश्चिम बंगाल में जो लोगों ने वहां पे चुना है, डर के मारे बहुत सारी चीजें चुनी जाती हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक चीज ये भी है कि राजनीतिक बात हो जाएगी कि मुझे ये आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अगर कोई कॉर्पोरेटर किसी इलाके में जीतता है, जाहिर से पता लग जाता है कि कितना वोट किस जगह से कहां मिला है। आपको विश्वास नहीं करेंगे कि वो कॉर्पोरेटर अगर किसी इलाके में अगर किसी अपोजिट पार्टी को, तृणमूल को कोई वोट दिया रहता है, उस इलाके में काम नहीं करता, उल्टे जाके वहां के सड़क, गड्ढे, नालियां खुदवा देता है। इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में चलती हैं। आपको पश्चिम बंगाल में अगर आपको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए मतलब आपको जो नक्शा पास कराने से लेकर के जो मटेरियल परचेज करना है, वो तक आपको तृणमूल के डेजिग्नेटेड, जो उस इलाके का तृणमूल का जो डेजिग्नेटेड गुंडा है, उसके पहचान कराए हुए जगह से जानी है। जब इतना कुछ कंट्रोल्ड है एक पर्टिकुलर पार्टी का और एक सरकार के पाले हुए गुंडों का, तो इस मामले में सरकार के पाले हुए गुंडों ने आकर के इंटरवेंशन ना किया हो, ऐसा पश्चिम बंगाल की जो सड़क पे चलती हुई जनता है, जो आम जनता है, उसका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें बिना उस सरकारी इंटरवेंशन के कोई चीज हुआ हो। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और यह जो आप ये जो प्रोसेस बता रहे हैं कि हर जो टीएमसी का कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से जनता के जीवन पर अपना नियंत्रण रखता है, ये पूर्ण रूप से कम्युनिस्टों से चला आ रहा है कि हर चौराहे पे कैरम खेल रहे हैं, क्लब बना रखे हैं और कट मनी लेने के लिए तैयार हैं। लेबर भी वही आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपके जीवन में जहां आपको पैसा खर्चा करना है, वहां पे कहने को टीएमसी है, वो कम्युनिस्ट ही हैं सारे के सारे। उसी मानसिकता, उसी वर्क, उसी मॉडस ऑपरेंडी, वो गिरोह वही मॉडस ऑपरेंडी यूज करता है। और जहां इस प्रकार के क्या कहें, अनअकाउंटेबल मनी या इस प्रकार से जनता के कट मनी लेने की या जनता से लूटपाट की या लूट करने की जहां जिसको छूट होती है, तो वो
मानसिक रूप से व्यभिचारी ही लोग अगर हैं सत्ता में, वही ये सब करते। रेप वगैरह की घटनाएं वो जिन लोगों ने किया होगा 100% उनको पता होगा कि हम छूट जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम बचा लिए जाएंगे, इसलिए भी उन्होंने किया, उनको कोई भय नहीं है। और जो मुझे एक छोटी सी जानकारी कहीं से मिली, आई डोंट नो हाउ राइट इट इज, फिर भी शेयर करना चाहूंगा। अवनी सर आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें सीमेन की मात्रा जितनी पाई गई है वो करीब ऐसी पाई गई है कि जैसे लग रहा था 8-9 आदमी जो है उन्होंने वो किया। अब यही सब बातें डिटेल में नहीं करना चाह रहा हूँ, लोगों को पता है, पर मुख्य रूप से अवनीश सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने भी 1-2 वीडियोस किए लगातार इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, रंजय भाई के माध्यम से वहां पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही, जनता का रिएक्शन मिल रहा है, जनता सड़क पर उतरी हुई है, लगातार दिख रहा है, हर शहर में उतरी हुई है, और एक टिपिंग पॉइंट होता है जहां पर जाकर जो है जनता अपना धैर्य खो देती है। क्या बंगाल उस स्थिति में पहुंच गया है? क्योंकि बगल में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ भी उससे घृणित अत्याचार हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है, और बात यह है कि अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो सरकार है ममता बनर्जी की या कम्युनिस्टों की, या जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो आप कह लीजिए मुसलमान वोट बैंक द्वारा समर्थित जो ये सरकार है, ये अपने घृणा के किस लेवल पर जा पहुंची है कि ऐसे जघन्य हत्यारों को भी जो है बचा रही। ठीक, देखिए बचा रही है तो ये कोई नया तो खेल है नहीं, शाहजहां शेख के मामले में आप देख चुके हैं। और थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूं। आपने जो कहा प्रारब्ध पर आज ही दिन में 12 बजे इससे पहले एक वीडियो गया है और इसमें काफी डिटेल में बात हुई है। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जिस टीम में शामिल थे, डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, तो उनके हवाले से यह है कि जो कलकत्ता की पुलिस ने सबसे पहले कहा कि साहब ये रेप है, तो हालांकि उससे पहले वो पोस्टमार्टम के पहले तो कह रहे थे कि सुसाइड है, सुसाइड से खैर वो रेप पे आए, लेकिन साफ तौर पर आपने जिस वो एक वजन का जिक्र किया उससे ही ये पता चलता है कि ये गैंग रेप है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये रंजय भाई ने जो कहा कि वो सिविक सोसाइटी का बंदा था, 12,000 रुपया महीना पाता था, निश्चित रूप से ये वही मॉडल है जो केजरीवाल ने दिल्ली में लागू करने का प्रयास किया था कि अपने कारिंदों को सरकारी पैसों पर पालो और उनको काम दे दो, उनको रोजगार दे दो। तो ये कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम है और कम्युनिस्ट इसी तरीके से पालते रहे हैं। बहरहाल सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और कलकत्ता पुलिस ने जो आरोपी 35 साल के उस संजय राय को गिरफ्तार किया था उसको कल ही जो है वो सीबीआई की कस्टडी में दे भी दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ट्रकों में भर के जो लोग लाए गए, इसके 2 कारण, सिर्फ इतना नहीं था कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर अराजकता फैला दी जाए ताकि वो प्रदर्शन खत्म हो जाए, उसके साथ ये साफ तौर पर है कि जितने भी फोरेंसिक सबूत हो सकते थे उनको नष्ट करने का प्रयास, उसी के साथ जो तीसरा सबसे बड़ा मकसद इस पूरी अराजकता का था वो ये था कि जो जन विद्रोह, जो जन आंदोलन पूरे कलकत्ता सहित पूरे वेस्ट बंगाल में खड़ा हो रहा है आम जनता का, उनको ये प्रतिकार था कि औकात में रहो, अगर सड़क पर आओगे तो कायदे से पीट दिए जाओगे। सरकार, उनकी पुलिस, उनकी गुंडे, उनके, ऐसा कोई आपने डेडली कॉम्बिनेशन देखा है कभी कि जहां सरकार भी आपकी हो, पुलिस भी आपकी हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका हो, सड़क पर उत्पात मचाते गुंडे भी आपका हो? तो ये आम बंगाली नागरिकों को, सरकार, ठीक है सर, अभी हम बंगाल पर हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीका है। और एक बेहद गंभीर पक्ष पर मैं अभी आऊंगा, बेहद गंभीर पक्ष है जिसको पैन इंडिया डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। और अखिलेश यादव की सरकारों के समय इसी प्रकार का माहौल, हाँ, इतना घृणित नहीं हुआ करता था, कम्युनिस्टों का बैगेज नहीं था उत्तर प्रदेश में। जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक बात है, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कम्युनिस्ट इनके अब्बा रहे हैं साहब, हैं, 32 साल शासन करके गए हैं, इनके अब्बा हैं, जो कुछ भी सीखा है इन लोगों ने उन्हीं से सीखा है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा संकेत है कि किसी जन आंदोलन को गुंडई के बल पर दबाने का ये जो प्रयास साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं इसे, देखिए, सीबीआई एक ऐसी काबिल एजेंसी है कि अगर 1 लाख
में से भी अगर कोई सबूत लेने की या मिलने की संभावना होगी तो हमारी एजेंसी वो काम कर लेगी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन सबूतों को नष्ट करना, वहां अस्पताल के पास जो अनशन धरना चल रहा था उसको खत्म करना, इससे जो बड़ी घातक चीज है वो ये है कि जन आंदोलन को गुंडे के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है वेस्ट बंगाल। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को अब पता चल चुका है कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है, जनता अब निकल चुकी है। ये वही जनता है जिस पर हम आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक लोग बैठ के ये आरोप मढ़ सकते हैं कि साहब जनता ने ही तो ममता बनर्जी को लगातार सरकार दी है। दूसरी तरफ एक वो पक्ष है जो कहता है कि मोदी 356 क्यों नहीं लगा देते, तो उसके सामने भी ये तर्क आता है कि 356 क्यों लगाएं भाई, जब बंगाल की जनता ही ऐसी सरकार को चुन के दे रही है। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन कलकत्ता की इस गैंगरेप और मर्डर की घटना ने इनिशिएट करा दिया है। दूसरी तरफ आप जरा इसी भारत में जो नरेटिव बिल्डिंग में शामिल लोग हैं, इवन उसमें महुआ मोइत्रा सागरिका घोष नाम की ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण नाम जो कि संसद तक पहुंच चुके हैं, उनका जो तरीका है इस पूरे मामले को हैंडल करने का वो देखिए। अच्छा, एक साम्यता अब मैं आपको बंगाल से बाहर जो बड़ी चिंता होनी चाहिए, बंगाल के बहाने आपने ध्यान दिया है नैरेटिव खड़ा क्या किया जा रहा है, भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक तरफ अयोध्या की घटना समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, कन्नौज की घटना समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, अभी बिहार से एक बेहद घृणित घटना जहां पर कि पीड़िता के, अब मैं क्या कहूं, ये कर्म ऐसे कर रहे हैं कि मतलब हम लोग कितने नैतिक दायरे में बंधे कि उन बातों को ना बोले, स्तन काट लिया है साहब। ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इस समय आप देखिए तो किस तरीके का आपस में व्यवहार चल रहा है। एक तरफ एक यूट्यूबर अजित अंजुम जो इसी इकोसिस्टम की पैदाइश है, इसी इकोसिस्टम का खाता कमाता है, वो महुआ मोइत्रा से लड़ रहा है, महुआ मोइत्रा उसको ब्लॉक कर रही है। दूसरी तरफ सागरिका घोष किसी को से लड़ रही है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। कुल मिला के एक नैरेटिव ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास है और आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस तरह का एक प्रोपेगेंडा इस बहाने शुरू किया जाएगा। अब मैं फिर जरा बंगाल वापस चलता हूं और अपनी पहली टिप्पणी समाप्त करता हूं। ममता बनर्जी अब यह साफ जान चुकी हैं कि उनके खिलाफ जनाक्रोश पैदा हो चुका है। बांग्लादेश मॉडल को इंडिया में दोहराने की तमन्ना रखने वाले ये लोग संभवतः यह भारत की सनातन संस्कृति है या भारत का आप कह सकते हैं कि गुड फॉर्च्यून है कि उसने एक रिवर्स एंगल में उस पूरे तमन्ना को लाके उन्हीं के ड्राइंग रूमों में, उन्हीं के घरों में लाके पार्क कर दिया। जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो इंसर्जेंसी आप बांग्लादेश मॉडल पर यहां फैलाना चाह रहे थे, जनता ने उससे सीख लिया है। आप ध्यान दीजिए, जब बांग्लादेश पे हम लोगों ने प्रारंभ पर लगातार वीडियोस किए हैं तो इस बात को लगातार कहा है, एड्रेस किया है, अंडरलाइन किया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से जहां के हिंदू यानी वेस्ट बंगाल के हिंदू सबसे नजदीकी तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने पहली सीख ले ली है। धन्यवाद देना चाहिए हमें आपको कि हम एक ऐसे डायरेक्शन में सोच रहे थे, वो होता हुआ बंगाल में दिखाई दे रहा है। और अब यह आंदोलन बंगाल में कहां तक फैलेगा, यह ममता बनर्जी इसको पूरी तरीके से दबाने का प्रयास करेंगी। खेल अभी जो उलझा हुआ दिख रहा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को दोष दे रही हैं, राहुल गांधी एक लंबी पोस्ट लिख रहे हैं, फिर ममता बनर्जी कह रही है राहुल तुम अपनी औकात में रहो, जाओ अपने कांग्रेसी राज्यों का हालचाल देखो। ये सारा कुछ प्रहसन है, लेकिन इस बहाने जो अंतिम मोड़ दिया जाएगा कि पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये नैरेटिव बनाने का कुत्सित प्रयास जरूर किया जाएगा इस सारी घटना से। मैं रंजय भाई के पास आऊंगा। मैं ये कहूंगा, बिल्कुल मैं कहना भी चाहूंगा, महिलाएं वहां बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगी, न रह पाएंगी और 1000 साल से नहीं रही हैं। जहां जरा सा भी इस्लाम के समर्थकों का, मुसलमानों के
द्वारा समर्थित सरकारें रहती हैं, या तो अपने पूर्ण रूप में रहती हैं, या ममता बनर्जी जैसे मुखौटे या अखिलेश यादव जैसे मुखौटे सामने रखकर जहां सरकारें रहेंगी, महिलाएं वहां कतई सुरक्षित नहीं रहेंगी। रंजय भाई, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अवनी सर ने वहां की जनता की बात की और आप वहां पे हो, अभी आपने बताया भी कि आप वहां रह के वहां जनता से बात की, तो इस बारे में आप क्या, अभी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, बताएं सर। जी, पश्चिम बंगाल, आपको भी मालूम है, दर्शकों बता दूं कि मैं तो बहुत ही आता जाता रहता हूं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक जगह है खिदिरपुर, एक बहुत बड़ा केस स्टडी है खिदिरपुर। अप्रैल के महीने में मेरे ख्याल से गिने चुने 2-4 जो वहां पे हिंदू बचे हुए हैं, उनमें से भी एक महिला है, दुर्गा सरखेल नाम की थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर करके उसको जान से मार दिया गया, और उसके पहले भी उसका भी रेप किया गया था, और उसके शरीर के टुकड़े हुए थे, और जहां उसकी बॉडी मिली उसके आसपास में शराब की बोतलें और ड्रग्स वगैरह ये सभी मिले थे। खिदिरपुर इज टोटली हिंदूलेस नाउ। उसी के आसपास की वहीं की एक पीछे की घटना है कि एक बीएसएफ का जवान, उसको जान से मार दिया गया था। वो अपना घर वहां से बेच करके जाना चाहता था, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। बीएसएफ का जवान था, बीएसएफ का, उसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद में वो, उसकी परिवार अभी वहां रह रहा था, वो भी जाने की भी सोच रहे थे कि यहां से किसी तरीके से यहां से निकल जाएं। तो महिला और वो उनकी 2 बच्चियां थी, अचानक से उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले कंप्लेन कराते हैं पुलिस में कि ये कहीं गायब हो गए हैं। जब वो गायब हो जाते हैं तो 3 या 4 दिन तक कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं पता लगता क्या होता है। क्योंकि मामला बीएसएफ से जुड़ा हुआ था, तो वो लोगों ने बीएसएफ में इस चीज को जब कंप्लेन किया, तो गृह मंत्रालय से यहां से जो है एक प्रेशर जाता है, तब जाकर के जब चेक किया जाता है तो उस महिला और उस बच्चों को मार करके, वहां के जो उनके जो तथाकथित जो शांतिप्रिय पड़ोसी हैं, उन्होंने मार करके अपने दुकान के अंदर उनकी डेड बॉडी गाड़ के ऊपर टाइल वाइल लगा करके प्लास्टर करके क्लोज कर दिया था, और उनके जमीनों, उनके मकान पे, फ्लैट पे कब्जा कर लिया। पश्चिम बंगाल में एट्रोसिटीज का जो नांगा तांडव चलता है, उस तांडव को अगर इधर उधर के रहने वाले लोग अगर जरा सा सोच लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वहां पे क्या चलता है। आप अगर किसी से लड़ते हैं और अगर आप विरोधी विचारधारा के हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप 1 साल तक आपकी जमानत नहीं होगी, आपको इतने ड्रग्स के केस में डाल के छूटा बंद कर दिया जाएगा। आप, पुलिस आती है और बाकायदा आने के पहले 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उनके घरों में बम और हथियार ये प्लांट किए जाते हैं, और प्लांट करने के बाद में उसको अलग अलग भारत के सेक्शंस में उसको अंदर डाल दिया जाता है। वो व्यक्ति, वहां से जमानत नहीं मिलती है सालों। ऐसे ऐसे लोग आपको पश्चिम बंगाल के जेल में पड़े मिले, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपराध का एक मच्छर नहीं मारा, लेकिन वो ड्रग स्मगलिंग, इन सब केसेस में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो नंगा तांडव चलता है, उस पश्चिम बंगाल का नंगा तांडव है कि आप चले जाइए, उसी तांडव, उसी गंदगी की वजह से आप जाके देखेंगे पश्चिम बंगाल में आपको आई से, आंख से खुल के पावर्टी दिखती है। जो पावर्टी आप जो होते हैं ना, कि आप जब जाएंगे सड़क पे घूमेंगे तो आपको पावर्टी दिखती है, गरीबी दिखती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब की वजह से वहां से, कलकत्ता से रोजगार खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जगह बंद कर चुकी हैं। आईटीसी का हेडक्वार्टर का ऑफिस के नाम पे, लेकिन आईटीसी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पश्चिम बंगाल में नहीं है। अभी चंद महीने पहले ब्रिटेनिया ने अपनी पूरी की पूरी 120 या कितने साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पश्चिम बंगाल से बंद कर दिया। आप क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ भी करते हैं तो आपको हफ्ता वसूली देना है। कोई दुकान ऐसा नहीं होगा जो अपना चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, आज पहले कम्युनिस्टों को और आज तृणमूल के लोगों को पैसा ना पहुंचाते। हर जगह पे एक क्लब बना हुआ है, उन क्लब को वो पैसा जाना ही चाहिए, उस दुकान से निश्चित उतने रुपए जाने ही चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो वो मारेंगे, बाकायदा मारेंगे, और बुरी तरह मारेंगे, मार के आपसे पैसा वसूलेंगे। नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो आपका लेकर के जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल में जो नंगा तांडव चल रहा है, उस नंगा तांडव के आगे मतलब आप सिहर जाएंगे। आप वहां पे, हम जाते हैं
देखते हैं लोगों से। मैं भी किसी से बात करने से पहले मैं उसकी बातें सुन लेता हूं कि भैया ये बोलना क्या जाए। आप थोड़ा सा एक पॉइंट को उठाइए, जब आप उसकी बात सुन लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति किस तरह, और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो वहां पे आवाज उठाने वाले जो आवाज हैं, जो ये विरोध करते हैं, वो बंगाली नहीं है। बंगाल के लोग बहुत कम, कोई आपको ऐसा आवाज, जो बंगाली वहां से निकल करके अन्य राज्यों में जाकर के बस गए हैं, वो आवाज उठाएंगे बाहर बैठ करके, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में इनको आवाज उठाने नहीं। जो आवाज उठा रहे हैं वो जो कलकत्ता में ये यूपी बिहार के लोग गए हुए हैं, झारखंड के लोग जाते हैं वहां पे छोटे मोटे जॉब करते हैं, वो आवाज उठाते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों की हिम्मत नहीं है बोलने की, ये बोलते नहीं है। मतलब इट हैज बीन, मैं पश्चिम बंगाल को जो देख रहा हूं, जो वहां के लोगों का जो इस समय जो चल रहा है, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत अंदर से आहत रहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं चीजों को बोलने के लिए। जी रंजय भाई, जो आपने अभी कहा है ना, वाकई में जो पीड़ा है, मतलब मुझे अपने कानों से सुनाई तो दे रही थी, पर कहाँ अंदर जा रही थी कैसे बताऊं। और यह दिखता है कि अगर क्या ही कहें कि एक वेस्टर्न विचारधारा कम्युनिस्टों की इंटेलेक्चुअल्स ने ला के यहाँ स्थापित कर दी। और अभी मैं संजीव सान्याल जी का ट्वीट देख रहा था। वो संजीव सान्याल जी सचिंद्र नाथ सान्याल जी के भाई के प्रपौत्र हैं और इस समय इकोनॉमिक एडवाइजर हैं पीएम के। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो कांड हुआ, और उसमें इंटेलेक्चुअल्स एकदम शांत बैठे। बंगाली इंटेलेक्चुअल इतना बड़ा कहा जाता है कि वो बंगाली इंटेलेक्चुअल तो पता नहीं देश को कितना दिशा दे दिया। क्या सबसे वाहियात कौम और वाहियात जो एक चरित्र है, वो ये 2 कौड़ी का बंगाली इंटेलेक्चुअल है। महुआ मोइत्रा, डेरिको ब्रायन और जितने फिल्म मेकर, अपर्णा सेन, ये वो। और उन्होंने यही बताया कि कलकत्ता को मरते हुए उन्होंने देखा है। सान्याल जी ने, सुहेल सेठ भी बताते हैं कि उन लोगों ने एक शहर को मरते हुए देख लिया अपने आंखें, कलकत्ता जैसे शहर को। खैर क्या कहा जाए। तो इसके साथ में अब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उस बहन को न्याय मिले, जहां भी हो, आत्मा को शांति मिले, न्याय जरूर मिले। और जड़ से जितने ये परपेट्रेटर हैं या जिन लोगों ने ये हत्याकांड किया है और जो इनके समर्थक हैं, ये पूरा गुंडई जो है, बंगाल को जल्दी से जल्दी इससे निजात मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश सर, आपका भी, रंजय जी आपका भी। और यह एक घटना है जो हो सकता है भविष्य में बड़े बदलाव लाए, जिन बदलावों की बंगाल को सख्त आवश्यकता है। बाकी दर्शकों अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार।